दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मुजफ्फरपुर बिहार से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि मेरे नियमित दर्शक आप हैं और जानते हैं कि मैं सबसे पहले कुंडली का पंचांग ही बताता हूं। एक चीज़ याद रखिए कि कुंडली में बैठे ग्रह और उस व्यक्ति के आसपास का पर्यावरण, वातावरण जो जिस परिवेश में वो जी रहा है, उस वातावरण का असर और उस ग्रह का असर दोनों ही उस पे काम करता है। और देश काल और पात्र के आधार पर ही उसके ग्रह उस व्यक्ति को मजबूत या कमज़ोर बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो, उसको शीत प्रधान बीमारियां होती हैं। और अगर वो ठंडे प्रदेश में ही रहता हो तो उसको सदैव बच के रहना चाहिए। लेकिन अगर जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हैं और अगर वो गर्म क्षेत्र में रहता है तो उसको वो चंद्रमा असर ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ऐसे ये देश के आधार पर वो ग्रह आपको असर करता है और नहीं करता है। अगर ज्योतिष के द्वारा या ज्योतिषी के द्वारा कोई भी सिद्धांत आपको बताया गया और आपको वो अगर उस पर लागू नहीं होता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ज्योतिषी ने अपना फलादेश गलत बताया या उसकी बात आप पे लागू नहीं हुई। क्योंकि अगर वो सच्चे अर्थ में है तो निसंदेह कई बार आपका भोजन, आपका प्रभाव, आपके जीने का तरीका, आपका रहन सहन का स्तर जो है वो भी आपको बहुत हद तक प्रभावित करता है ना। इस वजह से भगवान के द्वारा ये दिया गया शरीर, इससे जितना ज़्यादा हो सके हमें शुद्ध कार्य ही करना चाहिए। इस शरीर में अगर आप शराब डालते हैं, कुछ और डालते हैं जिसके लिए कि हमारे परमात्मा ने ये शरीर नहीं बनाया है, तो फिर उसका बड़ा दंश झेलना होता है। और याद रखिए, एक अवस्था के आने के बाद जब आपका शरीर शिथिल होने लगता है तो आपके क्रोध की परिसीमा भी बंध जाती है, आपके कमाए गए धन की गति भी रुक जाती है और फिर आप किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। सच्चे अर्थ में मनुष्य वही श्रेष्ठ होता है जो लोक के साथ परलोक बनाने पे ज़्यादा विचार करे। आपके जीने का तरीका, आपके भोजन करने का तरीका, आपका जो जीवन का ढंग है जीने का, वो आपका परलोक बनाता है। और जिस तरीके से आप अपने वर्तमान को जी रहे हैं उससे आपका लोक बनता है। लोक बिगड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, परलोक नहीं बिगड़ना चाहिए। और परलोक शुद्ध आचरण और विशुद्ध व्यवहार से ही बदलता है या बनता है। दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र, जप, क्रोध की शांति। एक बड़ी अच्छी बात है, देवी भागवत में एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि मृत्यु की देवी होती हैं, क्रोध के भी देवता होते हैं, लालच के भी देवता होते हैं। और जब ये देवता हमारी कुंडली में या हमारे ऊपर हावी होते हैं तब हमें वो क्रोध की अग्नि में जलाते हैं। जब लालच के देवता हमारे ऊपर हावी होते हैं तब हमारे अंदर लालच का भाव डालते हैं। ईर्ष्या के भी देवता हैं। ये जितने भी मनुष्य के दुर्गुण हैं ये सब देवता हैं और कहीं ना कहीं इनका प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ता और घटता रहता है। इस वजह से इन देवताओं की पूजा करके या इनके प्रति अपना भाव कृतज्ञता का रख के कि हे परमात्मा, आप तो मृत्यु के देवता हैं, मैं आपकी ही आराधना करता हूँ कि मुझे ऐसे जैसे तैसे कहीं पे भी आप हमें स्वीकार मत कर लेना। मुझे भगवान की शरणागति प्राप्त हो, भगवान का नाम स्मरण करता हुआ ही मेरे प्राण शरीर से निकले, ऐसी मुझ पर कृपा करना। ऐसा भाव रखना चाहिए। और मनुष्य तो सर्वदा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान श्रेष्ठ प्राणी है। अगर इसके व्यक्ति से, मतलब इस तरीके से अगर आप मनुष्य होकर के अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा हो तो निस्संदेह उसके बड़े पाप भोगने पड़ते हैं और बड़े उसके नरक भोगने पड़ते हैं, है ना। ये मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से समझा रहा हूँ। विषय पे लेके आता हूँ। माघ माह में जो व्यक्ति जन्मा होगा वो देखने में बाहर से शरीर जो है वो बड़ा ही विशाल होता है, हृदय और वक्षस्थल बड़ा चौड़ा होता है, बेहतरीन सुंदरता को धारण करने वाला, चेहरे की सुंदरता दिव्य आभा लिए होती है। उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति का जो प्रभाव होगा यहाँ पे शुभ ग्रहों का, चाहे शुक्र हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, चाहे चंद्रमा हो, सूर्य भी,
ये सब ग्रह व्यक्ति के सकारात्मक भावों को देने वाले, ज्ञानी जनों की पूजा करने वाले और दयालुता का भाव रखने वाले, शुद्ध व्यवहार करने वाले, शुद्ध आचरण करने वाले और बड़े ही शांत छवि का बना देते हैं। बुधवार को जन्मे हैं, शिशिर ऋतु पे शनि का प्रभाव होता है और इस वजह से कई बार थोड़े बहुत काम रुकते हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा नहीं। बुधवार को जन्मे हैं और बुध इस कुंडली के लिए भाग्य भाव के स्वामी होने के साथ साथ राजयोग कारक ग्रह की भूमिका में आते हैं और वो बैठे हैं जन्म कुंडली में चौथे स्थान में। पर एक बात याद रखिए कि सूर्य और बुध लग्न में, दशम में, नवम में और एकादशवें भाव में बलवान होते हैं या इनको दोष नहीं लगता है, लेकिन चतुर्थ स्थान में सूर्य और बुध उतने बलवान नहीं होते जितने यहाँ होते हैं और इस वजह से यहाँ पे कभी कभी व्यक्ति की मानसिक अवस्था को कमजोर करने का कारण बनेंगे और कभी कभी माता के घर से दूर जाने का कारण बनेंगे। पर एक इसका फायदा ये होगा कि ये सूर्य और बुध, चूंकि सूर्य लाभ के अधिपति और बुध भाग्य के अधिपति, तो बड़े छोटे भाई बहनों का सुख व्यक्ति को मिलता है और इसके साथ साथ इसके दूसरे ही भाव में शुक्र बैठ करके भाग्य और लाभ दोनों का बल बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक फायदा ये हो जाएगा कि इस भाव से चतुर्थ स्थान में गुरु और इस भाव से दशम स्थान में शनि व्यक्ति के तर्क और न्याय और साथ ही साथ माता पिता के सुख, भवन भूमि वाहन आदि के सुखों का प्रभाव बढ़ा देने वाले होंगे। ये बुधवार की बात है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, कृतज्ञ होता है, ज्ञानी होता है, समझदार होता है, तार्किक होता है, बड़े जनों का आदर करने वाला, धर्म की रीति रखने वाला, अपने काम से मतलब रखने वाला, क्रोध की अग्नि में नहीं जलने वाला, शांत होता है। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, ये शुभ ग्रह का नक्षत्र है, शुभ प्रभाव होगा चंद्रमा का और शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति मृदुभाषी होता है, संततिवान होता है, सुंदर मुखाकृति का होता है, गहरे राज छुपाने वाला होता है, किसी पे अपना क्रोध झाड़ने वाला नहीं होता, किसी दूसरे की गलती को किसी दूसरे की सजा नहीं देता है, ऐसी चीज़ें। और शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभ ग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में पिता से धन, सरकार से नौकरी, कभी भी किसी का कोप भाजन ना बनना पड़े, कभी भी किसी के क्रोध का शिकार ना होना पड़े। ये जो संतुलन बना है कि व्यक्ति स्वयं भी किसी पे बेवजह का क्रोध नहीं करेगा और लोग, सामने वाला भी जो दूसरा व्यक्ति है वो भी इन पे बेवजह का क्रोध नहीं करेगा, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि के चंद्रमा के। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकारी नौकरी का, बैंकिंग का, न्याय का बड़ा अच्छा सिद्धांत मिल जाता है। जज, वकील आदि क्षेत्रों में बड़ी सफलता, ऊंची सफलता मिल जाती है। कृतिका नक्षत्र वस्तुतः सूर्य का नक्षत्र है और जरा ध्यान से देखेंगे तो कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी देवता हैं वो सूर्य हैं और अग्नि देवता, इसके स्वामी देवता अग्नि है, नक्षत्र सूर्य का है। ओम अग्नये नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना चाहिए। कपास की जड़ गले में धारण करना चाहिए और साथ ही साथ अगर हो सके तो अपने घर को सुवासित करके रखना चाहिए। सुगंधित इत्र से, पुष्प की मालाओं से लोगों का स्वागत करना चाहिए। पुष्प की जो है वो घर में स्थिति बना करके रखें, खूब क्यारियां लगाएं फूल की। और कृतिका नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से कभी कभी व्यक्ति को नेत्रों से समस्या होती है, नेत्र की ज्योति परेशान करती है, कंठ की नली इन्फेक्शन होता है और बुढ़ापे में हर्निया वगैरह का शिकायत हो जाए, हड्डियों का रोग, साइटिका वगैरह हो जाता है या घुटनों में दर्द आदि की समस्या होती है। ये बाकी है। मृत्यु बड़ी सुखद होती है और घर के निकट होती है। बहुत ज़्यादा तड़फ करके, बेचैन होकर के मृत्यु नहीं होती। हालांकि अष्टम भाव के चंद्रमा के कारण और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बड़े अच्छे बैठे हैं, पर फिर भी उन पे राहु का प्रभाव कोई खराब नहीं होगा क्योंकि उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं। इस वजह से वहाँ पे कोई कमजोरी नहीं होगी, इतनी बात पक्की है। ब्रह्म योग, व्यक्ति ब्रह्म की भांति होता है, मतलब किसी के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं और स्वयं भी बड़ा ही स्थिर बुद्धि का होता है। वैश्य वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण, और तुला राशि वैसे भी वैश्य की राशि है, तो व्यक्ति बड़ा संबंधों में बैलेंस बना लेता है। लोगों में अपनी पहुंच कैसे बनानी है, अपना लाभ कैसे देखना है, अपनी हानि को कैसे कैलकुलेट करना है, अपने व्यापार को कैसे चलाना है, अपनी संपत्ति को कैसे मैनेज करना है, ये सारी बातें तुला लग्न और तुला राशि के जातकों को बड़े अच्छे तरीके से मिल जाता है। द्वितीय भाव में
राहु बैठे हैं वृश्चिक राशि को, वो कई बार नीच की राशि मानते हैं। और उच्च के शनि जो होते हैं वो जन्म कुंडली में व्यक्ति को न्याय प्रिय बनाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे शनिदेव के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर दूं तो नवग्रहों में 8 प्रकार के दैव कहे गए हैं। केतु को किसी भी प्रकार का दैव नहीं कहा गया है। जैसे सूर्य को पिता का दैव कहा गया, चंद्रमा को माता का दैव कहा गया, मंगल को वास्तु का दैव कहा गया, बुध को मित्र का दैव कहा गया, गुरु को भाग्य का दैव कहा गया, शुक्र को पत्नी का दैव कहा गया, शनि को वंश के कर्म का दैव कहा गया और राहु को भूतकाल का दैव कहा गया। इस हिसाब से जिस जिस ग्रह से जिन जिन दैव का विचार किया जाता है, अगर वो आपकी कुंडली में मजबूत हैं, स्थिति अच्छी है, नवांश में अच्छे बन रहे हैं, दशमांशा में अच्छे हैं, तो इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति उन दैव के प्रभावों से अपने आप को श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने वाला हो जाता है। इसका एक बड़ा अच्छा फायदा ये बता दूं कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में उच्च के शनि विराजमान हो, अपने अति विशिष्ट कारक भाव पे उनकी दृष्टि हो, सप्तम भाव पे एक शुभ ग्रह की दृष्टि गुरु की पड़ रही है, इनसे पंचम भाव की स्थिति के वो मालिक होते हैं, पंचमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, पंचम भाव में इस कुंडली के लग्नेश और लग्न के अधिपति पंचम भाव में, तो ये जो स्थिति बनी ये व्यक्ति को इतना बुद्धिमान बना देगी कि व्यक्ति कभी भी किसी भी तरीके से अपने गलत निर्णय के कारण समाज में उलझा हुआ महसूस नहीं करता है। वो अपने वंश में, अपने कुल खानदान में एकमात्र ऐसा कुल दीपक हो जाता है जो अपने वंश के किए गए कृत्य और उनके द्वारा प्राप्त की हुई संपत्ति और पिता के नाम, दादा के नाम को रोशन करने का कारण बन जाता है। वंश के कर्म के दैव का फल ये होगा कि व्यक्ति कभी भी अपने कुल परंपरा से कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे पूर्वजों की नाक नीची हो। अष्टपुरियों में, सप्तपुरियों में वाराणसी को नाक कहा गया है, नाक न कट जाए। इसी वजह से काशी को विद्वानों का गढ़ भी कहा जाता है। तो उसी तरीके से जिस व्यक्ति की कुंडली में उच्च के शनि विराजमान होंगे, वो व्यक्ति कभी भी ऐसा कृत्य नहीं करता है, ऐसा कुकर्म नहीं करता है जिससे समाज में उसको कभी भी किसी भी प्रकार का लांछन लग जाए, कोई उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाए, कोई उसके अन्याय को बता दे, या कभी भी वो अन्याय नहीं करता है। वो अपने कर्तव्यों का पूर्ण तरीके से पालन करने वाला, खूब सारी संपत्ति इकट्ठा करने वाला, न्यायपूर्ण तरीके से सबको न्याय देने वाला और गंभीर मानसिकता का होता है। ऊंचे शरीर का, कृशकाय शरीर का होता है, गंभीर और गंभीर ही नेचर का होता है। ये अच्छी बात है इस कुंडली में शनि का। ऊपर से उनके ऊपर जो गुरु की दृष्टि जा रही है, तो लग्न पे जब एक शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, हालांकि ये 6वें भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी को देख रहे हैं, मतलब चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी पे 6वें भाव के जब स्वामी की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति कभी कभी ऋण में जा सकता है। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा नहीं, पर 6वें भाव के स्वामी का पंचम और चतुर्थ भाव के स्वामी को देखना, जो कि पहले ही पंचमेश और चतुर्थेश उच्च के बैठे हैं, तो व्यक्ति धन, प्रतिष्ठा, शांति, न्याय, संतान और उच्च शिक्षा, विदेशी प्रवास, गहरी मानसिकता, गहरे राज छुपाने वाला ऐसा होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है इस कुंडली की कि केंद्र में गुरु और केंद्र में ही उच्च के शनि और चतुर्थ स्थान में सूर्य और बुध जैसे ग्रह बैठ रहे हैं। अब बात करते हैं इनकी कुंडली में लग्न पे। मैं आपका ध्यान लेके आता हूं, बहुत गंभीरता से समझेंगे तो इनके लग्न का मान तुला राशि में बनता है 25 अंश 5 कला, विशाखा नक्षत्र का दूसरा चरण होगा। ये विशाखा नक्षत्र के वस्तुतः तो स्वामी देवता जो हैं वो गुरु हैं, ये गुरु का नक्षत्र होता है, पर इसके जो दूसरे चरण के स्वामी देवता हैं वो शुक्र देव हैं। इसका अर्थ क्या होगा कि विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण के अधिपति अगर शुक्र देव हैं तो इस कुंडली के शुक्र देव कौन हुए? लग्न के अधिपति, और उनका बली होना इस कुंडली के लिए अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण होगा और बलवान है, क्योंकि ये लग्नेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। अब एक अच्छी बात जो कह सकते हैं कि पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं और लग्नेश के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब नक्षत्र के द्वितीय चरण के स्वामी अगर बलवान हैं तो ये बात किसी से छुपी नहीं रहेगी कि व्यक्ति विद्या अध्ययन करने में माहिर है, विद्या अध्ययन करने में उसका मन लगेगा और वो अपने उम्र से ज़्यादा
अनुभव इकट्ठा करने वाला भी है, मंत्रों की समझ रखने वाला, संस्कृत व्याकरण को समझने वाला, अपने तत्व को समझने वाला, अर्थ को समझने वाला होता है और विद्वान होने के साथ साथ विवेक संपन्न और तार्किक भी होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उस पे मंगल की दृष्टि आएगी। तो तर्क सिर्फ प्राचीन तर्क नहीं होगा, आधुनिक भी तर्क होगा, क्योंकि वर्तमान के अधिपति होते हैं मंगलदेव और गुरु और मंगल की दृष्टि पहले ही प्राप्त हो रही है। तो गुरु मंगल को देखेंगे तो कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी देंगे और मंगल सप्तमेश होकर के जब एकादशवें में बैठेंगे तो पत्नी का लाभ एक अलग मिलेगा और ऊपर से पंचम भाव पे देखेंगे तो व्यक्ति को अपने माता पिता की आज्ञा के अनुकूल और उनका अनुकरण करने वाला और उनकी इच्छा और आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं करने वाला बना देंगे। एक बात और भी यहां लागू होगी कि व्यक्ति फैशन की समझ रखने वाला, वर्तमान के हिसाब से अपने जीवन को बदलने वाला होता है और जब जैसी स्थिति पड़ती है वैसे ही स्थिति उसके जीवन में वो बना लेता है। अब बात अगर हम ये करते हैं कि इसमें ग्रहों की दशाओं में कैसा फल मिलेगा, तो मंगल की दशा में व्यक्ति प्रैक्टिकल व्यू रखेगा, गुरु की दशा में न्यायपूर्ण व्यू रखेगा और शुक्र की दशा में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक व्यू रखेगा। मतलब जब इन ग्रहों की दशा चलेगी तो ऐसा व्यक्ति का नेचर होता जाएगा और उसी के अनुरूप उसको परिणाम भी मिलेंगे। जैसे शुक्र की दशा जब चलेगी तो व्यक्ति विद्यावान होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञान प्राप्त करने वाला होगा, ट्रस्ट में दान करने वाला होगा, मंत्रों में विश्वास रखने वाला होगा, पूजा पाठ, ब्राह्मण, धर्म ग्रंथ, गाय, पशु पालन आदि इन सभी क्षेत्रों में उसकी रुचि रहेगी। तुला लग्न के लोग बड़े ही हृदय के कई बार विशाल हो जाते हैं और कई बार संकुचित भी हो जाते हैं। लेकिन संकुचित कब होते? जब शनि नीच के होते। संकुचित कब होते? जब गुरु लग्न को नहीं देखते। संकुचित कब होते? जब बुध और सूर्य कहीं अष्टम, 12वें या 3रे में बैठे होते। लेकिन यहाँ पे केंद्र में गुरु, केंद्र में बुध, केंद्र में शनि और केंद्र में सूर्य, लग्नेश त्रिकोण में और पंचम भाव के स्वामी लग्न में। इस वजह से व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति की श्रेष्ठता किसी से भी छिपी नहीं रहेगी। ये तो मैंने लग्न पे बात कर दी। अब दूसरी बात करते हैं कि द्वितीय भाव में राहु 18 अंश के बैठे हैं, युवावस्था के होंगे। वृश्चिक राशि में उनको नीच की राशि कहा जाता है, पर मंगल की दृष्टि है। अब जरा ध्यान से समझिए, राहु के बारे में एक ही सिद्धांत है जो सर्वश्रेष्ठ है कि जिस भी राशि में राहु बैठे हों उस राशि का अधिपति उसे देख रहा हो। तो मंगल इस कुंडली के लिए द्वितीय भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के प्रधान मारक ग्रह के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। और सप्तम भाव में चूंकि ये चर प्रकृति की राशि बनी है, चर प्रकृति की कुंडली बनी है लग्न में, इस वजह से एकादशवां भाव बाधक भाव की भूमिका में होगा और एकादशवें भाव में बैठे ग्रह बाधक ग्रह कहे जाएंगे। यानी कि मंगल की दशा में चूंकि ये मारक भी हैं और कर्क लग्न, तुला लग्न, मेष लग्न और मकर लग्न की ये जो राशियां होती हैं, ये जो राशियां हैं ये चर प्रकृति की राशि है और चर प्रकृति की राशि के लिए एकादशवां भाव बाधक भाव होता है या वहां बैठे ग्रह बाधक होते हैं। तो एक तरीके से मंगल यहां मारक भी हुए क्योंकि सप्तम और द्वितीय के स्वामी हो गए और एकादशवें में बैठे हैं तो बाधक भी हो जाएंगे। इस हिसाब से इस जातक को जब कभी भी मंगल की दशा चलेगी तो अति व्यय, हार्मोनल डिसबैलेंस, हड्डियों की बीमारी, नेत्रों की समस्या, उग्र होकर के जल्दबाजीपन में कोई नुकसान कर देना और सरकार को टैक्स न देना, घर पे कुछ ऐसी पुलिस की इंक्वायरी हो जाए, बड़े छोटे भाई बहनों से मतभेद हो जाए, तो इस तरीके के जो प्रभाव हैं वो इस मंगल की दशा में देखने को मिल सकते हैं। अति व्यय कैसे होगा? क्योंकि शुक्र पे उनकी दृष्टि है, सप्तमेश होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं एकादशवें में बैठ करके। इस वजह से पत्नी के कारण या पत्नी के स्वास्थ्य में या बच्चों के स्वास्थ्य में स्वास्थ्य की कमजोरी होने से मंगल की दशा में अति व्यय हो सकता है, ऑपरेशन में जाना पड़े, इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। व्यक्ति का नहीं, उसके सहयोगियों का, उसके घर के सदस्यों का। तो ये मैंने यहां पे बात कही। पर मंगल के बारे में तो ये चर्चा मैंने कर दी, राहु पे चर्चा कर रहा था कि द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं और जिस भाव में बैठे उस भाव का अधिपति उन्हें चौथी दृष्टि से देख रहा है। धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में बैठना ये अच्छा होगा
ये लाभ योग बनेगा, ये महान धनी योग बनेगा। और द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, द्वितीय भाव के स्वामी पे एक बड़ी गहरी बात है कि द्वितीय भाव के स्वामी पे मंगल की भी दृष्टि है और शुक्र की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। तो अब ये जो सिद्धांत बन जाएगा कि द्वितीय छठवें भाव के स्वामी गुरु से और लग्न के स्वामी शुक्र से देखे जाएंगे, तो धन भाव के अधिपति का संबंध जब कभी भी गुरु से, राहु से या शुक्र से हो जाता है तो बहुत ज्यादा ये अपने पैतृक संपत्ति की वृद्धि करने वाला, अपने पिता की संपत्ति को आगे बढ़ाने वाला और स्वयं के भी संपत्ति को चिरंतन सुख प्राप्त करने वाला होता है। बहुत अच्छी ये बात हो जाएगी जब आप धन भाव को समझेंगे तो ये इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन मैं क्या दे सकता हूं कि जिस भाव में राहु बैठे उस भाव का स्वामी उन्हें देखा, शुक्र की दृष्टि पड़ गई, गुरु की दृष्टि पड़ गई और साथ ही साथ इस भाव का स्वामी इसे देख रहा है, तो सुरक्षा उस भाव की 100% हो गई। तृतीय भाव के स्वामी का अपने भाव को देखना और शनि की दृष्टि जाना और साथ ही साथ इस भाव के स्वामी अपने भाव से पंचम भाव में बैठे हैं, इस कारण से तृतीय भाव भी बलवान होगा। और तृतीय का वापस तृतीय भाव को देखना, पंचम भाव के स्वामी का लग्न में बैठ करके तीसरे भाव को देखना व्यक्ति के बेहतर कम्युनिकेशन का मालिक, न्यायपूर्ण तरीके से काम करना, सबको सुनना और अच्छा श्रोता बना देता है, छोटे भाई के भाग्य से आगे बढ़ने वाला होता है। अब यहां पे एक अच्छी बात है जो नोट कर लेनी चाहिए, जब कभी भी तीसरे भाव के स्वामी लग्न में बैठ जाते हो और मंगल की स्थिति अच्छी हो, जैसे कि यहां है मित्र की राशि में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति केंद्र में बैठा है, ये माता से जातक को सुखी बनाएगा। मतलब इस जातक को जिनकी ये कुंडली है माता से सुख प्राप्त होगा और माता का पूरा अटेंशन प्राप्त होगा। लेकिन एक तृतीय भाव के स्वामी जो हैं वो गुरु, वो लग्न को देख रहे हैं और तीसरे भाव को पंचम भाव का स्वामी देख रहा है। तो ये सिद्धांत यहां ये लागू होगा कि जब तीसरे भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो या लग्न को देख रहा हो और तीसरे भाव पे शनि की दृष्टि हो, मंगल बलवान हो क्योंकि शुभग्रह से दृष्ट हैं, दो शुभग्रह देख रहे हैं, कोई पापग्रह नहीं देख रहा है, तो इस हिसाब से व्यक्ति को हमेशा ही अपने भाई का संरक्षण लेना चाहिए और देना चाहिए। ऐसी स्थिति में कभी भी जीवन में जो इस व्यक्ति को प्रगति मिलेगी वो भाई के भाग्य से मिलेगी। भाई खुश रहेगा तो प्रगति संभव है और मिलेगी। भाई से दुश्मनी, भाई से झगड़ा इस कुंडली के प्रगति को बाधित कर देगी। ये अकाट्य सिद्धांत है जो कोई नहीं बता सकता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चौथे भाव की स्थिति अच्छी बनी है पर उतनी नहीं, इस वजह से कई बार व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है या दूर रहना पड़ता है। दशम भाव पे जब सूर्य और बुद्धि की दृष्टि पड़ेगी, शनि की दृष्टि पड़ेगी और दशम भाव के अधिपति शौर्य योग लगा रहे हैं, इस अवस्था में व्यक्ति के जीवन में आरंभ जो होता है वो घर से दूर बीतता है, घर से दूर जाकर के ही उसका मन भी लगता है और पराक्रम करने के बाद ही उसको सफल भी होते देखा जाता है। उच्च के चंद्रमा के साथ केतु बैठेंगे तो व्यक्ति का कंसंट्रेशन बढ़िया रहेगा, धर्म में रुचि होगी, रिसर्च करने वाला होगा, बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन करने वाला होता है और कई जगह से धन कमा करके नहीं बल्कि विशुद्ध धन कमाता है। अपने कई बार तो इस परिपाटी में वो अपने जो परिवार की जो एक होती है ना, जैसे कि चली आ रही है कि नहीं हम यहाँ से भी धन कमाएं, परिवार में बहुत लोग बहुत तरीके से धन कमाएं, पर यहाँ पे व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, वो शुद्ध इनकम कमाने वाला होता है और कभी भी किसी को अपना शत्रु मानने वाला नहीं होता है। मैं यहाँ पे इसी बात पे चर्चा कर रहा था, दशम भाव पे जो दृष्टि पड़ रही थी तो दशम भाव के अधिपति जब अष्टम भाव में चले जाएं तो ये शौर्य योग होता है, जिसे कई बार दुर्योग भी कहा गया है, क्योंकि ये व्यक्ति को आसानी से और बड़ी सरलता से सफल होने में आड़े आता है। इस हिसाब से जब कभी भी चंद्रमा की दशा चलेगी या राहु केतु की दशा चलेगी तो व्यक्ति के करियर में मतभेद देखने को मिल सकता है। वैसे दशम स्थान पे जब राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, सूर्य और बुध की दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति का करियर बहुत सारे क्षेत्रों से धन कमाने वाला हो सकता था, पर दरअसल इस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि वो कई जगह से नहीं बल्कि एक तरफा और बहुत मजबूती से धन कमाना चाहता है, गंभीर धन कमाना चाहता है। बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि से बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हो सकते हैं पर ऐसा होगा नहीं। एक पक्ष और भी जो कहता है कि सूर्य के ठीक आगे शुक्र बैठे हैं और सूर्य के साथ बुध बैठे हैं, ये वैशी योग का निर्माण करता है। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है व्यक्ति की प्रगति के लिए। पंचम भाव के स्वामी केंद्र में
और छठवें भाव के स्वामी से दृष्ट, और पंचम भाव पे, जब मैं पंचम भाव की बात कर रहा हूं तो पंचमेश केंद्र में पंचम भाव के अधिपति पे गुरु की दृष्टि, और यहां पे पंचम भाव के स्वामी उच्च के हैं, और यहां जरा देखिएगा तो वो बैठ रहे हैं कहां, सप्तम भाव में आ रहे हैं, यहां केंद्र के स्वामी होकर के आ रहे हैं। मतलब यहां भी त्रिकोण के स्वामी थे, केंद्र में बैठे थे, यहां भी केंद्र के स्वामी थे, केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से यहां पे शनि की दशा या पंचम भाव का प्रभाव कमजोर नहीं होगा। उल्टे शुक्र भी इस कुंडली के लिए व्यक्ति के जीवन के लाभ और धन और प्रतिष्ठा, साथ ही साथ यश, कीर्ति, मान, सम्मान और संतान आदि से व्यक्ति को सुखी बनाने वाले होंगे। पत्नी का सुख बड़ा बढ़िया मिलता है और व्यक्ति अपने पसंद से विवाह करने वाला होता है, लेकिन माता और पिता की आज्ञा मानने वाला ही होता है। चतुर्थ भाव पे बैठ करके यहां से सरकारी नौकरी का योग बड़ा अच्छा बनेगा। शनि और गुरु का संबंध, सूर्य का संबंध, शनि का संबंध, गुरु केंद्र में, उच्च की राशि से केंद्र में, मंगल इसके ठीक आगे। इस वजह से व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी पहले करे, बाद में चल करके अगर जो भी कुछ करना हो वो कर सकता है। पंचम भाव की स्थिति मैंने बताई, छठवें स्थान के अधिपति सप्तम में, उनके आगे चंद्रमा केतु। इस वजह से दुश्मनों से कभी भी विश्वास करने की स्थिति नहीं बनेगी। जब कभी भी गुरु की दशा आए तो अपने ससुराल वालों से मतभेद ना करें। इसके साथ गुरु की दशा के ठीक आगे चंद्रमा और केतु बैठे हैं, इस वजह से कभी भी ससुराल वालों से मतभेद हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्यक्ति कभी भी अपने पत्नी के गिरफ्त में रहने वाला नहीं होगा, वो स्वतंत्र होगा। और कहने का अर्थ यहाँ ये होगा कि वो न्याय करने वाला होगा, किसी के भी साथ अन्याय नहीं करने वाला होगा। जब छठवें भाव के स्वामी सप्तम में बैठ करके एकादशवें लग्न और तृतीय को देखेंगे तो कहीं पे भी उनकी दृष्टि कमजोर नहीं जाएगी। लग्न पे जब उनकी दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति में धर्म, पुराण, अर्थ और गहन अध्ययन के पीछे उसकी दिमाग की स्थिति चलती है। एकादशवें भाव पे व्यक्ति को गतिमान बनाएंगे और बात को समझने वाला बनाएंगे, और तृतीय भाव पे उनकी दृष्टि सस्थेस होकर के देखेंगे तो मेहनत करने का बल होगा, छोटे भाई को सपोर्ट करने का बल होता है। अष्टम भाव में चंद्रमा उच्च के हैं, मृत्यु सुखद होगी, लेकिन शरीर में जल की कमजोरी या जल की अधिकता। जल की कमजोरी तो शनि के कारण होती है, पर जो ये चंद्रमा बैठे हैं उच्च के, तो जल की अधिकता के कारण व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो कई बार अतिरज हो जाए, पेट में पानी इकट्ठा होने लग जाए, लीवर की समस्या कई बार होने लगती है, आंखों से पानी आने की समस्या हो जाती है, या कई बार व्यक्ति को कफ जनित बीमारियां हो जाए, शीत जनित बीमारियां हो जाए, निमोनिया आदि ऐसी जो चीज़ें होती है, खांसी, कफ वाली बीमारियां, जो शीत प्रधान बीमारी जो होती है, आप समझ गए होंगे, उससे व्यक्ति को बचना चाहिए, अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। वैसे अष्टम भाव में जो चंद्रमा बैठे हैं वो व्यक्ति को काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल भी बनाते हैं। ये कौन बैठा है? तो अष्टम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में चतुर्थ में, पंचम में, और दशम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में यहां बैठ गए अष्टम में। तो शुक्र और चंद्रमा जब केंद्र में होंगे तो इन ग्रहों की दशा में, जब कभी भी शुक्र की दशा में अंतरदशा चंद्रमा का हो या शुक्र के प्रत्यंतर में चंद्रमा का सूक्ष्मांतर हो तो ये लाभ देने वाला होता है। सूर्य की दशा में जब कभी चंद्रमा का अंतर हो तो ये लाभ देने वाला होता है। शनि की दशा में जब कभी भी गुरु का अंतर हो तो ये लाभ, पद, प्रतिष्ठा, संतान आदि आदि की वृद्धि करने वाला होता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। मैंने दशम स्थान पे चर्चा, अष्टम स्थान पे की। नवम स्थान के स्वामी की स्थिति जो चतुर्थ में बनी है और सूर्य के साथ बैठे हैं तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, माता से सुख प्राप्त करने वाला, माता को सुख देने वाला, और तीर्थ की भांति अपने माता और पिता की खूब सेवा करने वाला होता है। यह काट्य सिद्धांत है। श्रवण कुमार जो थे उस तरीके की कुंडली ये बन जाती है इस मामले में। दशम स्थान की स्थिति जन्म कुंडली में दशमेश, मैंने बताया शौर्य योग, मेहनत करनी पड़ती है। एकादशवें भाव के अधिपति चतुर्थ में, माता से खूब धन लाभ की स्थिति बनती है। 12वें भाव के स्वामी बुध बनते हैं, वो जन्म कुंडली में चतुर्थ में बैठे हैं, और इस पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी पे गुरु की दृष्टि है। इस वजह से माता धार्मिक, धर्म को समझने वाली और कई बार चिंतित भी होती हैं। क्लियर है? नवांश चक्र वृष का बना है, जो यहाँ के अष्टम भाव के स्वामी हैं वो यहाँ लग्न में बने हैं, और बुध केंद्र में बने हैं, बैठे हैं, जो यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य भाव के स्वामी यहाँ लग्न में बैठ गए, और यहाँ बैठे हैं मकर में, और यहाँ बैठ गए वृष में। इसका अर्थ होगा कि बुध अपनी दशा काल में और अच्छी स्थिति और अच्छे भाव के स्वामी होने के कारण बुध की दशा व्यक्ति को
बहुत ही अच्छी जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ चंद्रमा की बात करता हूँ तो चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि में बैठे हैं और यहाँ वृष में बैठे हैं, यहाँ वृष में और यहाँ कुंभ में, यानी कि केंद्र में गए। तो चंद्रमा की दशा यहाँ अष्टम में बैठे थे, यहाँ केंद्र में आ गए, तो आरंभ में थोड़ी दिक्कत होगी, बाद में चल करके उसका हल और उसकी समस्या का हल और जो स्वास्थ्य से संबंधित हो, जो भी चिंताएं हो, वो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फिर व्यक्ति का करियर आगे ग्रोथ करने लगता है। शनि की बात करते हैं तो यहाँ वृश्चिक में बैठे हैं और यहाँ तुला में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि ये द्विद्वादश के संबंध में जा रहे हैं और यहाँ वो केंद्र में बैठे हैं, यहाँ भी केंद्र में बैठे हैं, तो काफी बैलेंस परिणाम करेंगे। लेकिन यहाँ पे वो केंद्र के साथ पंचम के और नवम के और दशम के स्वामी हैं, केंद्र में यहाँ भी बैठे हैं, पर द्विद्वादश के संबंध में जा रहे हैं राशि से। इस वजह से 25% शनि की दशा में व्यक्ति को विलंब, परेशानी, व्यग्रता, उदासीनता, आलस्य, प्रमाद, काम बिगड़ना, रुकना, ये सब 25% होगा। बाकी 75% काम बनता रहेगा। सूर्य यहाँ मिथुन में बैठे हैं, यहाँ मकर में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ मिथुन में बैठे, केंद्र में बैठे, यहाँ द्वितीय में बैठ गए, लेकिन छठवें आठवें के संबंध में जा रहे हैं। इस वजह से सूर्य की दशा में धन की चिंता और निद्रा सताएगी। शुक्र की दशा यहाँ कुंभ में बैठे, यहाँ मिथुन में बैठे, तो कुंभ और मिथुन त्रिकोण के संबंध में चले गए और द्वितीय भाव में बैठे, यहाँ पंचम में। इस वजह से व्यक्ति को पत्नी से धन प्राप्त होगा और कभी कभी शुक्र की दशा में पति और पत्नी के बीच व्ययात्मक संबंध बनेंगे, मतलब वो कभी कभी इरिटेटिव साउंड करेगा। वहीं गुरु की दशा की बात करते हैं तो गुरु यहाँ मेष राशि में बैठे हैं और केंद्र में बैठे हैं, जबकि यहाँ वो मिथुन राशि में बैठे हैं तृतीय एकादशवें में। मतलब गुरु की दशा 75% अच्छे संबंध में जाएगी, लेकिन वहां पे काफी हद तक कभी कभी, चूंकि यहाँ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, यहाँ मंगल और राहु बैठे हैं और द्वितीय भाव में जा रहे हैं, इस वजह से कभी कभी हृदय में मलिनता और सकारात्मक भावों की कमी गुरु की दशा में देखी जाएगी। वहीं बात करते हैं केतु की, तो यहाँ केतु अष्टम भाव में वृष राशि में बैठे हैं और नवमांश में मिथुन में गए, धन का संबंध बना रहे हैं। तो केतु की दशा में धर्मगत आचरण बढ़ेगा, दान बढ़ेगा, पूजा बढ़े, पाठ बढ़े, अनुभव बढ़े, संबंध को कैसे आगे लेके जाना है, इस तरीके की स्थिति बनती है। गुरु और कम से कम बुध चंद्रमा केंद्र में बैठे, इस वजह से विवाह टूटने जैसी कोई स्थिति नहीं होगी। और दशम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के सप्तम में बैठे हैं, तो पत्नी के आने के बाद व्यक्ति का भाग्य और भी ज्यादा बढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुंभ लग्न कुंभ राशि, वृष लग्न वृष राशि, मकर लग्न मकर राशि, मेष लग्न मेष राशि की जातिकाओं से विवाह बहुत उत्तर बढ़िया देगा। पूर्व दिशा की तरफ विवाह हो तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और एक बात और कहूं तो मंगल की दृष्टि शुक्र पे, पत्नी के कारण व्यक्ति को व्यय में जाते देखा जाता है और व्यक्ति किसी भी समस्या का हल आसानी से ढूंढने में सफल होता है। बुद्धिमान है, पर कभी कभी इमोशनल हो जाने के कारण अपने बुद्धि का सतत सही इस्तेमाल यहां से सूर्य और बुध के कारण नहीं हो रहा है। अगर यही सूर्य और बुध दशम में या लग्न में या भाग्य में या एकादशवें में बैठ जाते तो व्यक्ति और भी ज्यादा बेहतर हो सकता था। मतलब हमें तर्क को, हमें अपने नेत्रों को, हमें अपने कानों को खोल करके रखना है और कहीं से भी कोई चीज अगर ग्रहण करने को मिल जाए हमें उसे सीख लेना है। दशमांशा चक्र, अब जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी जो बुध बनते हैं वो यहाँ के लग्न के अधिपति, लग्न में गुरु और सूर्य केंद्र में। इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह शुक्र बनते हैं, वो जाकर के कहाँ बैठे हैं, शनि के साथ, मित्र के साथ बैठे हैं, मंगल से दृष्ट हैं। तो शनि और मंगल और शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली के छठवें भाव पे है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपने भाग्य के बल पे निश्चित रूप से थोड़े बहुत संघर्ष के साथ अपनी गति को प्राप्त कर जाएगा। किस तरीके से किस समस्या का हल ढूंढना है उसे बहुत आसानी से पता चलता है। कभी कभी दिमाग बहुत गलत और गंदी जगह पे लग जाए इस बुध और राहु के कारण, लेकिन भाग्य भाव में जो चंद्रमा बैठे हैं धन भाव के स्वामी होकर के, इसका अर्थ होगा कि वो उसके जीवन में उसके पिता का सुख उसके करियर को आगे बढ़ाने में मिलता रहेगा, पिता का लाभ उसके करियर को आगे बढ़ाने में मिलता रहेगा और वो स्वयं भी आत्मविश्वास से युक्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने कमाए हुए धन से वो पिता और माता को धन देने वाला भी होता है। सबसे अच्छी बात है चतुर्थ भाव के स्वामी या चतुर्थ भाव में नवम भाव के स्वामी का बैठना।
ये लग्न नवांश और दशमांशा है। यहाँ पे मीन राशि बनी है जिसके स्वामी लग्न में, व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहेगा। तृतीय भाव के स्वामी दशम में, शुक्र और शनि एक साथ मित्र में, जो भी परिस्थिति आएगी व्यक्ति संतुलित होकर के अपने दिमाग का सतत सही इस्तेमाल करता हुआ अपने उस समस्या का हल ढूंढ लेगा। क्लियर है? अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूं। प्रवृत्ति बड़ी अच्छी है, पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी रहेगी, मेहनत और बढ़ाया जा सकता है, बुद्धि को शांत किया जा सकता है। बहुत जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मित्र हैं, हालांकि व्यक्ति मित्रों का प्रिय भी है, पर मित्रों का प्रिय है पर मित्र जो हैं वो एक तरफा हैं। कई बार लाभ ले लेना और अपना नहीं देना। तो जीवन की जो गति होगी वो यहाँ पे सूर्य और बुध के कारण कभी कभी मित्र से परेशान हो सकती है इस वजह से। और 12वें भाव के स्वामी जो बुध बनते हैं वो कहीं ना कहीं चतुर्थ स्थान में बैठे हैं और किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है। इस वजह से हमें मित्रों से सावधान होना होगा। इस भाव के ठीक पीछे मंगल और ठीक आगे शनि बैठे हैं। मंगल वक्री हो रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं इस भाव को पापकर्त्री लगेगा। तो किसी को भी ऋण लेने देने से, कोर्ट केस कचहरी के मामले से, बेवजह किसी के झगड़े में जाने से, अपने बड़े छोटे भाई बहनों से किसी भी प्रकार का कोई मतभेद न करें, नहीं तो ये 12वें भाव के कारण नुकसान के योग बनेंगे। और जो समस्या एक बार पीछे लग जाएगी वो पीछे हटने में या उससे पीछा छुड़ाने में व्यक्ति को दिक्कत महसूस होती है। पंचम भाव की स्थिति जन्म कुंडली में, पंचम भाव में अकेले शुक्र बैठे हैं, मंगल का प्रभाव है, गुरु लग्न को देख रहे हैं, शनि उच्च के हैं, एजुकेशन अच्छी है। छठवें भाव की स्थिति की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर व्यक्ति ऋण से मुक्त होगा, व्यवसायी नेचर का होगा, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, न्यायप्रिय होगा और नौकरी करने वाला होगा। इसके अतिरिक्त व्यापार के योग इस कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है या कमजोर है। इस कुंडली में लगातार काम करने की आदत डालनी होगी और अपने शरीर को गर्म रखने के पीछे कोशिश करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस कुंडली का चिंतन ठीक है, पर उसको और भी ज्यादा कंसंट्रेशन पे हमें काम करने की आवश्यकता है। लगातार कुर्सी पे बैठने की आवश्यकता है, लगातार आसन जीतने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई राय विकसित करने से पहले हमें 10 बार विचार करना होगा। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। घर पे रहेंगे तो बाहर जाने का मन करेगा, बाहर रहेंगे तो घर पे जाने का मन करेगा। इस तरीके की प्रवृत्ति, चंचल प्रवृत्ति चंद्रमा के कारण होता है। वहां पे हालांकि ग्रहण जैसी कोई स्थिति नहीं बनी है, पर फिर भी हमें वहां पे सावधान रहना होगा। कई बार व्यक्ति को नाभि के नीचे के क्षेत्रों में बीमारियां होती हैं, ऑपरेशन करना पड़ता है, पाइल्स की समस्या हो जाती है, मसालेदार चीजों से बचने की आवश्यकता होती है। भाग्य बहुत सुंदर है, प्राप्त कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएगी और कुंडली में जो जितना चाहता है व्यक्ति उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विदेश जाने का योग इस कुंडली में नहीं है। अपने घर के सन्निकट भी रह करके अगर कुछ काम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। भवन भूमि आदि के मामले में ये कुंडली कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। अब यहाँ से जरूरी कुछ बात मैं जो हो सकता है वो बता दूं। इस कुंडली के लिए रोहिणी नक्षत्र में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जबकि कृतिका नक्षत्र में दान करना चाहिए। श्रवण नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और क्या बोलते हैं कि पुनर्वसु, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। विशाखा नक्षत्र में भी यात्रा करने से बचना चाहिए। उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी ये नक्षत्र भी किसी काम को करने के लिए बहुत अच्छे हैं। शनिवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। मैत्री करनी हो तो कर्क, वृश्चिक और मीन वालों से बिल्कुल ही मैत्री करें, उनके साथ शत्रुता कभी ना करें। जबकि मैत्री करनी हो तो सामान्यतः आपके शत्रु नहीं हो सकते कुंभ और मिथुन वाले। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में धन कमाने के लिए अगर कहीं भी दूर जाना चाहते हो तो आप पश्चिम दिशा की तरफ जा सकते हैं। किसी भी भवन की खरीद बिक्री कर रहे हो तो आप उत्तर दिशा के मकान में या उत्तरी फ्रंट जिसका हो उस मकान को खरीद सकते हैं या उत्तरमुखी मकान में किराए पे भी रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के लिए ये इतनी सारी बातें। ग्रहों के अंश बल के आधार पे अगर मैं आपसे बात करूं, हमें सूर्य को और बल देने की आवश्यकता होगी। उनका हमें 50% फल मिल रहा है, 50 नहीं मिल रहा है। रविवार को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्यय करने से बचना चाहिए। मित्रों से सावधान रहना चाहिए। समय पे सोना और समय पे जागना ये बहुत आवश्यक होगा। चंद्रमा का रत्न मोती धारण किया जा सकता है इस कुंडली के लिए। अष्टम भाव में बैठे हैं पर उच्च के हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा और मंगल हमारी कुंडली में बलवान रहे, इस वजह से नियमित दिनचर्या, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बली के मंदिर का दर्शन,
पीपल के वृक्ष की पूजा या परिक्रमा ये सब किया जा सकता है। महीने में किसी एक मंगलवार को अधिक संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ बड़ा लाभकारी होगा। बुध ठीक है, इस वजह से विद्वता अच्छी है। गुरु ठीक है, इस वजह से ज्ञान, धर्म और चरित्रवान होने का गुण अच्छा है। शुक्र इस कुंडली में मृतप्राय हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मैथुन करने से बचें। शनि का प्रभाव जन्म कुंडली में ठीक ठाक देख रहा हूं, इस वजह से वो आपको 25% से भी ज्यादा परिणाम करते रहेंगे। राहु और केतु की दशा भी आपके लिए लाभदायक है, नुकसान करने वाली नहीं है। गुरु की दृष्टि के बारे में मैंने बात की थी। शनि की दृष्टि छोटे भाई से, शनि की दृष्टि यहां पे आपको आलसी बनाएगी और इसकी सुरक्षा भी करेगी। न्यायप्रियता के मामले में दशम स्थान पे वो आपको नौकरी देगी। शुक्र की 7वीं दृष्टि मंगल पे, मंगल की दृष्टि 7वीं, इस वजह से व्यक्ति को फैशन की समझ होती है, ट्रेंडिंग होता है वो। और सूर्य और बुध आपको कम से कम करियर की समझ देने वाले होते हैं। कोई भी शुभ कार्य करना होगा आपकी कुंडली के हिसाब से, बुध की दशा में यात्रा, दान, पुण्य, विवाह आदि कर सकते हैं। ट्रांसफर करना हो, नौकरी बदलनी हो, क्षेत्र बदलना हो, जगह बदलना हो, चंद्रमा और केतु की दशा के साथ मंगल की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कुंडली के लिए संतान, दाम्पत्य, विवाह और एजुकेशन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो गुरु, शनि और शुक्र की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।